हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के आपके अपने नंबर 1 चैनल 3S के लेक्चर्स पर। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, यानी कि किसी एकक कोष्ठका में कितने कण प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। यानी प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये सब हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था, प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, ठीक है। एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या देखी थी, बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या देखी थी और एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या देखी थी, ठीक। इसी के साथ हमने जाना था कि अलग अलग प्रकार की कोष्ठकों में, एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में, इनमें कणों की स्थितियां कैसी होती हैं। यानी कि एससीसी में जो कण कोने पर है उसकी शेयरिंग कैसे होगी, ठीक है। मतलब एक एकक कोष्ठका के अंदर अगर कण कोने पर है तो उसका कितना भाग एकक कोष्ठका के अंदर आएगा। एससीसी में यदि एससीसी में कण कोनों पर होते हैं केवल, ठीक है, तो उसमें एकक कोष्ठका के अंदर कितना भाग आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने बीसीसी में देखा था कि बीसीसी में कण यदि केंद्र पर है, बीसीसी में कण केंद्र पर भी होता है, ठीक है। तो केंद्र वाले कण का कितना भाग एकक कोष्ठका में रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा था कि एफसीसी में फलक पर होते हैं, घटक कण फलक के केंद्र पर होते हैं, तो इसमें प्रत्येक फलक पर एक गोले का एक कण का कितना भाग रहता है। ये सब हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था। तो एक बार इनका फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मेमोरी में सेट रहे। तो देखिए, एससीसी में जो हमने प्रभावी कणों की संख्या निकाली थी वो आई थी हमारी 1। कैसे आई थी? 8 कोनों पर 8 गोले हैं, ठीक है ना। प्रत्येक गोले का योगदान 1/8वां भाग है, तो इस प्रकार से हमें 1 प्राप्त हुआ, ठीक। फिर हमने देखा था बीसीसी में, यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्ठका में। तो काय केंद्रित में एक कण केंद्र पर भी होता है, और हमने जाना था कि जो कण एक कोष्ठका के केंद्र पर होता है वो उसका अपना पूरा होता है, ठीक है। उसकी शेयरिंग किसी दूसरी एकक कोष्ठका में नहीं होती है, वह एकक कोष्ठका के लिए पूरा माना जाता है, ठीक। तो +1 हो गया था इसमें। तो इस प्रकार से काय केंद्रित के लिए यानी कि बीसीसी के लिए हमें प्रभावी कणों की संख्या 2 प्राप्त हुई थी, ठीक। फिर देखते हैं कि एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठका के लिए प्रभावी कण कितनी निकल के आई थी। तो एफसीसी के लिए जो प्रभावी कणों की संख्या आई थी वो आई थी 4। कैसे निकल कर आई थी कि प्रत्येक कोनों के हिसाब से 1 प्राप्त हुआ हमें। 8 कोनों पर 8 गोले हैं, प्रत्येक गोले का 1/8वां भाग योगदान हो रहा है, प्लस 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक पर 1/2वां भाग गोले का शेयर हो रहा है, योगदान हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एफसीसी में जो प्रभावी कणों की संख्या हुई थी वह 4 प्राप्त हुई। तो हमने देख लिया कि एफसीसी में, बीसीसी में और एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, और साथ ही कि प्रत्येक कण यदि कण केंद्र पर है तब एकक कोष्ठका में उसका कितना भाग रहेगा। यानी कि अगर कण केंद्र पर रहता है तो पूरा का पूरा उसी एकक कोष्ठका का माना जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि यदि कण कोनों पर है तो उसका 1/8वां भाग एकक कोष्ठका में रहता है। यदि कण फलक के केंद्र पर तब उसका आधा भाग एकक कोष्ठका में रहता है। ये सब हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था। अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा संकुलन क्षमता। क्या है? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता? इसे कैसे परिभाषित करेंगे, इसे कैसे समझेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। तो देखिए, संकुलन क्षमता की पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, ठीक है। परिभाषा से पहले भी हम देख लेते हैं, पहले हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा इसे समझेंगे। परिभाषा तो हमें खुद भी याद हो जाएगी, खुद भी लिख सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तब, ठीक है। तो हमने एकक कोष्ठका का ये वाला स्ट्रक्चर देखा था। ये स्ट्रक्चर कैसा है? जिसमें जो अवयवी कण हैं उनके केवल योगदान को दिखाया है कि एक अवयवी कण का कितना योगदान एकक कोष्ठका में हो रहा है। इस एकक कोष्ठका में केवल ये दिखाया गया है कि प्रभावी जो अवयवी कण हैं उनका कितना योगदान एकक कोष्ठका में होता है, ठीक है।
इसमें ये दिखाया गया है। अब आप इसमें जरा गौर से देखिए, तो जो कण इसमें हैं उनके अलावा कुछ स्थान, कणों ने जितना स्थान घेरा है उसके अलावा कुछ स्थान इसमें रिक्त है, कुछ स्थान इसमें खाली है। देख रहे हैं आप, कणों ने जो स्थान घेरा है वह तो घेरा है, लेकिन कुछ स्थान इसमें शेष रह गया है, खाली रह गया है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता क्या है? यही संकुलन क्षमता है। क्या है? डेफिनेशन देखिए पहले, ये देखिए, किसी क्रिस्टल जालक में अभिवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में अभिवी कण किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या समझे? कि किसी क्रिस्टल जालक में अभिवी कण किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि इसमें अभी भी कणों ने स्थान घेर रखा है, लेकिन कुछ स्थान इसमें खाली भी है, कुछ स्थान इसमें खाली भी है। यानी एक कोष्ठका के पूरे आयतन में से, एक कोष्ठका के पूरे आयतन में से, आयतन क्या होता है? स्थान ग्रहण करना, है ना। तो एक कोष्ठका के कुल आयतन का जितना भाग अभी भी कणों ने घेरा है, ठीक है ना, उसकी परसेंटेज ही संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी संकुलन क्षमता क्या है? अभी भी कणों द्वारा एक कोष्ठका के कुल आयतन में जितना आयतन घेरा है उसे ही क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है संकुलन क्षमता? कि एक एको कोष्ठका है, इसमें अभी भी कणों ने कुछ स्थान घेर रखा है, इसके आयतन का कुछ आयतन अभी भी कणों ने घेर रखा है। जितना आयतन अभी भी कणों ने घेरा है यह आयतन ही क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। क्लियर? अब इसे हम रटेंगे तो है नहीं, रटना तो हमें है नहीं इसे, फिर हमें इसे याद कैसे रखेंगे? क्योंकि रटना, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगे रटना पॉसिबल नहीं होगा। कितना रटोगे आप? कितना रट सकते हो? आगे की जो क्लासेस आने वाली हैं वो रटने के बेस पर नहीं चल सकती हैं। हमें कॉन्सेप्ट को डीपली समझना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना होगा, सारे कॉन्सेप्ट माइंड में फिल्ड करने होंगे। ठीक है ना? किसी भी लाइन को हम रटकर याद नहीं रख सकते लंबे समय तक, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठाना होगा। कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा हुआ होगा तो कभी भी कैसे भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब कैसे इसे हम याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इसे? ठीक है, तो मान लीजिए, इसे समझने के तौर पर समझते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया जिसका पेपर 100 मार्क्स का है। क्या है? आपने कोई एग्जाम दिया जिसका पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है, और आपने 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स प्राप्त किए। ठीक, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी परसेंटेज जो निकल के आएगी 75। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपका पेपर था 100 मार्क्स का, आपने अंक प्राप्त किए 75, परसेंटेज निकाली 100 से मल्टीप्लाई की, तो इसकी परसेंटेज निकल के आई 75%। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका पेपर 100 मार्क्स का है और आपने 54% प्राप्त की और फिर इसकी 54 अंक प्राप्त किए और इसकी फिर परसेंटेज निकाली, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो निकल के आ गई 54%। तो अब ऐसे ही आप समझ लीजिए, मान लीजिए 100 जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक कोष्ठका का जो आयतन है वह पेपर है, ऐसे समझ लीजिए। एक कोष्ठका का जो एक कोष्ठका पेपर है, ठीक है, और इसका आयतन आपके मार्क्स है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फिर देखिए संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। जैसे ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए और मैं नीचे बता रहा हूँ, इससे समझते रहिए। ठीक है, मान लीजिए
100 मार्क्स का आपका पेपर था, ठीक है। अब एक कोष्ठिका जो है 100 पेपर क्या है, एक कोष्ठिका, पेपर क्या है, एक कोष्ठिका, ठीक है। अब एक कोष्ठिका का आयतन यह है 100 मार्क्स, ये है 100 मार्क्स। तो मार्क्स जो होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे, टोटल मार्क्स, यानी एक कोष्ठिका का टोटल आयतन नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपने अंक कितने प्राप्त किए, 75, ठीक है। इसी प्रकार से गोलों ने कितना आयतन, कणों ने कितना आयतन घेरा, भाई एकक कोष्ठिका है पेपर, ठीक है। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है 100 मार्क्स, एकक कोष्ठिका के कुल मार्क्स, इसका है एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। अब अभी भी कणों ने जितना आयतन घेरा वह है आपके मार्क्स, कि एकक आपने 75 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। एकक कोष्ठिका ने अभी भी कणों ने जितने अंक घेरे वह हो गए मार्क्स, तो मार्क्स आएंगे ऊपर जितने आपने प्राप्त किए, ठीक है। यानी कि अभी भी कणों का कुल आयतन, अभी भी कणों का जितना आयतन होगा वह एकक कोष्ठिका में उतना ही आयतन ग्रहण करेंगे, है ना। तो ऊपर आ जाएगा अभी भी कणों का आयतन इनटू 100। तो क्या निकल के आया कि एकक कोष्ठिका है पेपर, ठीक है। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है यानी कि पेपर के कुल मार्क्स, यानी एकक कोष्ठिका के कुल मार्क्स, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। अब ऊपर लिखना है हमें कि हमने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि अभी भी कणों ने कितना आयतन घेरा, अभी भी कणों ने कितना आयतन घेरा। तो अभी भी कण कितना आयतन घेरेंगे, जितना उनका आयतन होगा एकक कोष्ठिका का उतना ही आयतन घेरेंगे। तो ऊपर आ गए अभी भी कणों का आयतन इनटू 100। तो इस प्रकार से निकलेगी संकुलन क्षमता। अभी भी कणों का आयतन हमें कैसे प्राप्त होगा, अभी भी कणों का आयतन कैसे प्राप्त होगा। तो अभी भी कणों के आयतन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा अभी भी कणों का आयतन। तो अभी भी कणों की संख्या कितनी है, किसी एकक कोष्ठिका में अभी भी कणों की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कि Z, हमने अभी भी कणों की संख्या प्राप्त की थी, SCC में अलग, BCC में अलग और FCC में अलग, ठीक है। अभी भी कणों की संख्या दी, ठीक। यानी कि हमें अभी भी कणों का आयतन निकालने के लिए अभी भी कणों की संख्या की आवश्यकता है, ठीक है, गुणा एक कण का आयतन, एक कण का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभी भी की कणों की संख्या, यानी जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, तो अभी भी कणों की संख्या Z इनटू अब एक कण का आयतन, ये कैसे मिलेगा। देखिए हमने अभी भी कणों को एक ठोस गोले के रूप में माना, अभी भी कणों को हमने ठोस गोले के रूप में माना। इस एकक कोष्ठिका में आप देखिए, इसमें जो अभी भी कण हैं ठोस गोले हैं, ठोस गोले हैं। तो वही है कि हमने अभी भी कणों को ठोस गोले के रूप में माना है, और ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठोस गोले का आयतन होता है, ठीक है। तो अब सूत्र क्या हो गया, अभी भी कणों की संख्या Z इनटू एक कण का आयतन, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब, तो अपॉन में आ जाएगा a क्यूब इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो अब सूत्र हो गया Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइंड हो जाएगी किसी क्रिस्टल जाल की संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इन तीनों में अलग अलग परसेंटेज प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता क्या करेंगे, इसमें क्या क्या लिखना है ये सब देखते हैं, ठीक है। माना एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई a है, माना एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई a है। फिर माना गोलों की त्रिज्या, गोले हैं,
गोले की त्रिज्या r है। ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए हमने r के और a के बीच एक रिलेशन फाइंड किया था इससे पिछली वीडियो में। ये कितना आया था? सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए r बराबर a/2 और a बराबर मिल जाएगा हमें 2r। ठीक है, फिर है एकक कोष्ठिका का आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे? भुजाओं का क्यूब हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। सरल घनीय है तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाओं को हम a मान सकते हैं। आयतन निकालेंगे, भुजा का क्यूब होता है यानी कि a का क्यूब। ठीक है, अब जब a का क्यूब है और a बराबर ऊपर देखिए a बराबर जो है वो है 2r, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 2r क्यूब। ठीक है, जब इसका क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 8r क्यूब। ठीक, फिर है एक एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या यानी कि प्रभावी कणों की संख्या, जिसे हम z से प्रदर्शित करते हैं, कितनी है? तो घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए यानी कि SCC के लिए प्रभावी कणों की संख्या यानी z का मान कितना आया था? हमने देखा था 1/8 × 8। टोटल कण 8 थे, प्रत्येक कण का 1/8वां योगदान था। इस प्रकार हमें 1 प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर है एक गोले का, माना एक गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब है। क्यों है? क्योंकि गोला जो हमने वो ठोस गोला, कण जो है वो हमने एक ठोस गोला माना है और ठोस गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब होता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि अब संकुलन क्षमता का हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या देखा था अभी हमने? बिल्कुल अभी ही देखा था। क्या देखा था? z × 4/3 πr³ / a³ × 100। ठीक है, z का मान हमने प्राप्त कर लिया है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए z का मान कितना होता है? 1। ठीक है, गोले का आयतन, एक कण का आयतन कितना है? 4/3 πr³ अपॉन a³ किसके बराबर आया है ऊपर? 8r³ के, तो a³ की जगह पर रख देंगे 8r³, a³ की जगह पर 8r³। ठीक है, × 100। ठीक, अब क्या है कि 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम। ठीक है, आएगा 2। r³ से r³ कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा π/2 × 3 × 100। π/2 × 3 × 100 ये हमारे पास बचा। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। ठीक है, अपॉन में 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा × 100। ठीक है, 3.14 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.524। ठीक, × 100 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 52.4%। ठीक है, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता होती है यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, ये होती है 52.4%। यानी मतलब क्या हुआ? इसका कि अवयवी कणों ने एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का 52.4% आयतन घेर रखा है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों ने एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का 52.4% आयतन घेर रखा है। अब यदि हम इसे 100% में से माइनस कर दें तो हमें खाली स्थान भी प्राप्त हो जाएगा ना। तो संकुलन क्षमता, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि संकुलन क्षमता क्या होती है, कि अवयवी कणों ने एकक कोष्ठिका में कितना आयतन घेरा, एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का कितना आयतन घेरा, वही होती है संकुलन क्षमता। ठीक है, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए जो संकुलन क्षमता होती है वह 52.4% होती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं BCC के लिए, यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, कि BCC में संकुलन क्षमता कितनी होगी। ठीक, तो अब देखते हैं BCC में संकुलन क्षमता। तो दोस्तों अब देखते हैं कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, तो
तो क्या लिखेंगे इसमें, जैसे इससे पिछले लिखा सब कुछ वैसा ही करना है, थोड़ी सी चेंजेस लाने हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, क्या है, माना एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई कितनी है, a है। ठीक है, माना गोले की त्रिज्या कितनी होगी, r। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए r और a में क्या रिलेशन फाइंड किया था हमने इससे पिछली वीडियो में, r बराबर √3a/4। ठीक है, यहाँ से जब a की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, a बराबर 4r/√3। ठीक है, एकक कोष्ठिका का आयतन ये कितना मिलेगा हमें, a का क्यूब। अब a का क्यूब है, अब ऊपर a बराबर है 4r/√3, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, 4r/√3 का होल क्यूब। जब क्यूब खोल देंगे तो आ जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 इंटू r का क्यूब अपॉन √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3। ठीक है, तो ये आ गया 64r³ / 3√3। एक काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के गोलों की जो संख्या होती है यानी z बराबर जो होता है वह होता है 2। कैसे आता है 2, तो कोनों पर कण होते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू, ठीक है, एक कण का योगदान कितना होता है 1/8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस एक कण होता है बीच में, ठीक है, जो कि पूरा होता है प्लस 1, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा हमें 2। तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अभी भी कणों की संख्या यानी z का मान होता है वह होता है 2। ठीक है, फिर एक गोले का आयतन ये भी हमने देखा था कितना होता है 4/3 πr³। तो अब ये सारी वैल्यू जब हम संकुलन क्षमता के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी VCC की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या देखा था अभी हमने, क्या है z इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। ठीक है, z का मान VCC में कितना आया था, 2 आया था, तो 2 लिख देंगे इंटू 4/3 πr³, ये तो यही रहेगा, अपॉन a³ कितना आया था 64r³ अपॉन 3√3 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसे पलटकर लिखेंगे यानी कि इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, जब इस प्रकार से लिख देंगे तो 2 से 64 कटेगा 32 आएगा। ठीक है ना, अब 4 से हम 32 को काटेंगे तो 8 आएगा। तो जब ये इसमें जो कटने वाला है और r³ को r³ से काट देंगे तो काट पीट कर हमें जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, पाई इंटू √3 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, ये प्राप्त होगा। जब हम इसमें पाई और √3 की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 68%। ठीक है, अब 68% क्या है, संकुलन क्षमता, यानी कि VCC में काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अभी भी कणों ने एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जो भाग घेरा है, जो आयतन घेरा है वह है 68%। अभी भी कणों ने काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का 68% आयतन घेरा है, 68% आयतन घेरा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। VCC में कितना आयतन घेरा हुआ, 68%। एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का 68% आयतन अभी भी कणों ने घेरा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता यानी FCC में संकुलन क्षमता। ठीक है, तो ये क्या होगी कि माना एकक कोष्ठिका में किनारों की लंबाई a, सब कुछ वही लिखना है, माना गोले की त्रिज्या r वही लिखनी है। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए r और a के बीच क्या रिलेशन निकल के आया था, हमने पिछली वीडियो में देखा था। क्या देखा था, r बराबर √2a/4, जहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4/√2। ठीक है, अब देखते हैं एक कोष्ठिका का आयतन कितना था, a³ और a³ में यहाँ पर a किसके बराबर है 4r/√2 के, तो ये हो जाएगा 4r/√2 का होल क्यूब। जब इसका क्यूब खोल देंगे तो आएगा 64r³ /√2 का होल क्यूब हो जाएगा 2√2। ठीक, फिर हम देखेंगे कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के जो गोलों की संख्या होती है वह कितनी होती है, हमने इससे पिछली वीडियो में निकाल रखी थी। कितनी आई थी, 4। कैसे आई थी, 8 इंटू 1/8, 8 कोनों के 8 गोले, प्रत्येक गोले का 1/8 विभाग का योगदान प्लस 6 फलक। ठीक है, और प्रत्येक फलक का आधे भाग का योगदान, प्रत्येक फलक के आधे भाग का योगदान 1/2 भाग का योगदान। तो इसे जब सॉल्व किया तो आएगा 4, 8 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1,
2 से 6 कैंसिल होगा, 3 टाइम पर आएगा 3, तो 3 + 1 = 4। ठीक है, फिर है एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सब कुछ वैसा ही लिखना है। अब इन वैल्यूज को हम संकुलन क्षमता के फॉर्मूले में रख देंगे। क्या था संकुलन क्षमता का फॉर्मूला, z × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब × 100। ठीक है, z का मान यहाँ पर 4 है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब सेम है, अपॉन a क्यूब की वैल्यू कितनी थी 64 आर क्यूब अपॉन 2√2 × 100। ठीक है, अब इस सूत्र को हम पलटिकर लिख देंगे और जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, और जो कैंसिल होगा उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा √2 × पाई अपॉन 6 × 100। ठीक है, जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू रखेंगे, √2 की वैल्यू रखेंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64%। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 1.414। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है ये तो आप जानते हैं 3.14। जब इन्हें रख के इनकी मल्टीप्लाई करके इनका इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 64%। यानी कि एफसीसी में अभी कणों ने एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितना स्थान घेरा, कितना स्थान घेरा 64% स्थान उनने घेरा। कुल आयतन का 64% आयतन अभी भी कणों द्वारा घेरा गया है। क्लियर, ये तो होगी संकुलन क्षमता। एफसीसी, बीसीसी और एससीसी में संकुलन क्षमता क्या थी? संकुलन क्षमता कि किसी क्रिस्टल जालक में अभी भी कणों द्वारा एक क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना आयतन अभी भी कण घेरते हैं उसे ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, बीसीसी, एससीसी, एफसीसी में हमने संकुलन क्षमता प्राप्त कर ली है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और चैनल को अभी आप नए हों, चैनल के लिए यदि आप अभी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।